हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मोहन जी इस क्लासेस में आपका स्वागत है। एक और वीडियो के साथ आज फिर हाजिर हैं। कुछ दिन से थोड़ा सा लेट वीडियो आ रहा था, वजह कुछ और थी, लेकिन अब से समय से वीडियो आ जाया करेंगे शाम 6 बजे। वीडियो को स्किप ना करें, एक एक करके सारे वीडियोज़ को देखें, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। 50 प्रश्नों का सेट, ठीक है। सारे सेगमेंट इसमें रहने हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं सभी से क्वेश्चंस लगभग उठाए जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से, सभी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम फ्रेंडली क्वेश्चंस। चलिए, रोज़ाना की तरह एक रिक्वेस्ट आपसे कि एक शेयर ज़रूर करें, देखने से पहले या फिर देखने के बाद एक शेयर ज़रूर करें। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। कुछ कैंडिडेट या कह सकते हैं हमारे सब्सक्राइबर हैं, कह रहे हैं कि शो नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि आप नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किए होंगे या फिर चेक कर लें सब्सक्राइब किए हैं या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो फिर आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है, किस देश का प्राचीन नाम फार्मोसा है। विश्व इतिहास से ये क्वेश्चन है। ईरान, इराक, ताइवान या फिर म्यांमार। तो फार्मोसा नाम जैसे ही सुने तो ये ताइवान से संबंधित है। ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा है, प्राचीन नाम फार्मोसा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, भारत में मानव निर्मित सुरंग है। नर्मदा से ताप्ती, ब्यास से सतलज, बेतवा से गोदावरी या फिर गोदावरी से कृष्णा। देखिए, इसका सही जवाब आप देखें तो नर्मदा से ताप्ती एक सुरंग बनाई गई है, और यह सुरंग जो है ये 5.5 किलोमीटर का टनल है। एक तरह का ये लिंक नहर है, इसे कहा जा सकता है लिंक नहर के नाम से भी जाना जाता है, लिंक नहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये ताप्ती प्लस उसकी सहायक नदियों का जो जल होता है ये नर्मदा में लाके छोड़ता है, ये लिंक नहर। ठीक है, इसीलिए इसे बनाया गया है ताकि ताप्ती का जो भी पानी वेस्ट ना हो वो नर्मदा में आ जाए, और जो भी इसमें परियोजना चल रही है वो सक्सेस हो। तो भारत में मानव निर्मित सुरंग अगर पूछा जाए तो नर्मदा से ताप्ती, जो कि 5.5 किलोमीटर लंबी है। चलिए आगे देखेंगे, एक पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। क्षेत्र मतलब कहने का है कि एक पंचायत का क्षेत्र कितने गांवों का हो सकता है या कितने गांव इसमें रह सकते हैं। तो ये पंचायत का क्षेत्र निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा, ये क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस समझ ले पहले। तो सबसे पहले देख लें, राज्य चुनाव आयोग, राज्य सरकार द्वारा, मंडल के आयुक्त द्वारा या फिर जनपद के जिलाधिकारी द्वारा। तो क्षेत्र का जो निर्धारण किया जाता है ये राज्य का चुनाव आयोग द्वारा ही किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, पंचायत जो चुनाव करवाते हैं वो कौन करवाते हैं, राज्य के चुनाव अधिकारी, चुनाव आयोग। ठीक है, जो राज्य के चुनाव आयोग होते हैं वो पंचायत क्षेत्र करते हैं, या फिर पंचायत से संबंधित जो भी प्रक्रिया होती है, चाहे वो वोटर लिस्ट तैयार करना या फिर इसका पूरा सही से चुनाव तैयारी करवाना, चुनाव करवाना, क्षेत्र तैयार करना, क्षेत्र निर्धारण करना, ये सारे काम किसका है, राज्य चुनाव आयोग का। पंचायत की हम बात कर रहे हैं। इसमें जो केंद्र का जो योजना पंचायत आयोग है, पंचायत इलेक्शन कमीशन कह सकते हैं इसे, चुनाव आयोग को इलेक्शन कमीशन कह सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI इसे बोला जाता है। इसमें पंचायत में कोई योगदान नहीं होता है, इसका योगदान नहीं होता है किसमें, पंचायत में। तो ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होता है बार बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई योगदान पंचायत में नहीं होता है। ठीक है, इसमें राज्य का जो चुनाव आयोग है वही इसमें सारे काम करते हैं। केंद्र राज्य के बीच धन बंटवारा में कौन राय देता है, ध्यान से क्वेश्चंस को देख लिया करें। केंद्र राज्य के बीच जो धन बंटवारा होता है उसमें राय कौन देता है, योजना आयोग है, वित्त आयोग है, वित्त मंत्री है या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद है। तो योजना आयोग तो अब है नहीं, जिसे नीति आयोग से कन्वर्टेड कर दिया गया है। योजना आयोग पहले था, लेकिन अब 2015 से नीति आयोग आ गया, इसी के जगह पे इसका सही जवाब हो जाएगा वित्त आयोग। ठीक है, वित्त आयोग इसमें धन का बंटवारा में राय देता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे, क्वेश्चंस कहता है 5वां, संपत्ति के मूलाधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा एक विधिक अधिकार के रूप में परिणत किया गया है। ध्यान से देख लें, 42वां, 44वां, 45वां या फिर 41वां संविधान संशोधन। तो ये देखिए, संपत्ति का जो मूल अधिकार पहले दिया गया था, पहले मौलिक अधिकार जो था, मौलिक अधिकार
मौलिक अधिकार की हम लोग चर्चा करें तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है अनुच्छेद की हम लोग चर्चा कर लें तो ये 12 से लेके कहाँ तक है, 35 तक है। हालांकि 12 से 32 तक ही है, बाकी सब इधर उधर हुआ है। तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में क्या है, मौलिक अधिकारों का वर्णन है। हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहले संख्या क्या था मौलिक अधिकार का, पहले संख्या जो हम लोग को दिया गया था मौलिक अधिकार का वो कितना था, 7 था, जो कि ये संविधान संशोधन के बाद संपत्ति का जो अधिकार था इसे खत्म करके कितने अधिकार रह गए हैं, अब 6 अधिकार रह गए हैं। तो मौलिक अधिकारों की संख्या अब कितनी है, 6 है। तो इसे जरूर याद रखें, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चंस। मौलिक अधिकार से संबंधित तो क्वेश्चंस लगातार आते हैं। तो इसका सही सब जवाब हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1978 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन हुआ था और इसमें मौलिक अधिकार में जो 7वां था, जिसे संपत्ति के मूलाधिकार कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं, उसको हटा दिया गया था। कहाँ से, मौलिक अधिकार की श्रेणी से इसे हटा दिया गया था। तो इसे आराम से याद करें, एकदम ध्यान से रखें, नोट कर लीजिए चीज़ को। एक है क्रेस्कोग्राफ यंत्र है, इसका उपयोग होता है जमीन की नमी ज्ञात करने में, नहीं होगा ये, पौधे की वृद्धि नापने में देखेंगे, आर्द्रता की माप करने में ये भी देखेंगे, जमीन की उर्वरता ज्ञात करने में ये भी देखेंगे। तो क्रेस्कोग्राफ जो होता है ये पौधों की वृद्धि नापने में प्रयोग किया जाता है। जगदीश चंद्र बसु से संबंधित ये क्रेस्कोग्राफ यंत्र है, इसे भी आपको नोट रखने हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव क्या कहलाता है, अंतःस्रावी ग्रंथि से जो भी केमिकल निकलता है, स्रावित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं, विलयन कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं, स्राव कहते हैं। तो एकदम आसान है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हार्मोन्स इसका सही जवाब हो जाएगा। ये अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है। चलिए अगला देखेंगे, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी, इसे NRSA कहा जाता है, कहाँ है, बेंगलुरु में, पुणे में, हासन में या फिर हैदराबाद में। 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है NRSA। ठीक है, NRSA यानी कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी कहाँ स्थित है ये बताना है। क्वेश्चन सभी बहुत अच्छे हैं, एग्जाम फ्रेंडली हैं, एकदम इम्पोर्टेंट भी आई की श्रेणी में रख सकते हैं। जो प्रैक्टिस आप जो करते हैं, किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस करते होंगे तो आप देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा, क्वेश्चंस हूबहू लड़ेंगे आपको, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। कभी ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चंस लो ग्रेड के हैं। अगर आप पढ़े हुए होते हैं तो क्वेश्चंस आपको आसान लगते हैं, और जब आप वही चीज़ को नहीं पढ़ते हैं तो वो क्वेश्चंस आपको हार्ड लगते हैं। बस अंतर यही होता है, क्वेश्चंस सभी स्टैंडर्ड क्वालिटी के होते हैं। बच्चों का जो क्वेश्चंस होता है जीके जीएस का, वो नहीं है, ये ध्यान देना है। जो बिहार एसएससी का सिलेबस है उसी के अनुसार नया जो पैटर्न लागू होगा उसी के अनुसार संभवतः क्वेश्चंस हम यहाँ पे तैयार करते हैं आपके लिए। तो निसंदेह अच्छा होगा, इसलिए एकदम विश्वास के साथ पढ़िए। इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद में। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हैदराबाद में राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी का है। पहला रासायनिक खाद का कारखाना भारत में कहाँ स्थापित हुआ था, सिंदरी में, नांगल में या फिर राउरकेला, कोरबा में। तो यहाँ पूछा जा रहा है पहला रासायनिक खाद का कारखाना भारत में कहाँ स्थापित हुआ था। तो यहाँ पे देखें सिंदरी हो जाएगा इसका सही जवाब। सिंदरी पहले बिहार में था और सबसे पहले कारखाना ये खुला था बिहार में। ठीक है, लेकिन सिंदरी अभी जब झारखंड और बिहार का बंटवारा हुआ तो झारखंड में सिंदरी चला गया है। ठीक है, अभी फिलहाल बंद है सिंदरी शायद। चलिए, सूर्य के परितः हेली धूमकेतु का परिक्रमा पथ पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो वृत्ताकार, दीर्घवृत्तीय, परवलयाकार या फिर अति परवलय। तो ये 4 ऑप्शन से आपको एक बताना है कि क्या होता है, परिक्रमा पथ क्या है ये बताना है। सूर्य के परितः हेली एक धूमकेतु है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दीर्घवृत्तीय, ये परिक्रमा पथ है, दीर्घवृत्तीय परिक्रमा पथ याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ड्यूस एक शब्द है, किस खेल से संबंधित है, बिलियर्ड से, हॉकी से, टेनिस से या फिर ब्रिज से। तो देखिए इसे टेनिस से यह संबंधित शब्द है, टेनिस। और बैडमिंटन अगर रहे तो बैडमिंटन भी इसका सही जवाब हो जाएगा, बैडमिंटन। इसलिए दोनों चीज़ें आपको याद रखने हैं। ड्यूस एक ऐसा शब्द है जब स्कोर बराबरी पर होता है। ठीक है, दोनों जो खिलाड़ी होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, दोनों के अगर स्कोर बराबर होते हैं वैसी स्थिति में वो शब्द जो होता है वो ड्यूस कहलाता है। तो टेनिस से भी संबंधित है और बैडमिंटन से भी संबंधित है। जो भी ऑप्शंस में रहे उस समय देना है।
लाल शीशा जिसे रेड लेड भी कहते हैं को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? आसान है एकदम, नौशादर, सिंदूर, कत्था, सुहागा। 4 ऑप्शन हैं, तो जाहिर सी बात है रेड लेड, ये लाल शीशा सिंदूर होता है। सिंदूर को लाल शीशा भी कहते हैं, रेड लेड भी कहा जाता है। चलिए, वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री बताना है जिसके समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। एंथनी एडन, हेराल्ड विल्सन, विंस्टन चर्चिल या फिर क्लीमेंट एटली। क्वेश्चंस तोड़ मरोड़ के घुमा के पेश किया जाता है आपके लिए ताकि आप कंफ्यूजन में आ जाए, क्वेश्चंस को गलत करें। इसलिए कहा जाता है कि हर स्टूडेंट का एक शिकायत होता है कि हम परीक्षा में गए, हमसे 10 गलती हो गया, 5 गलती हो गया, कोई कहता है 18 गलती हो गया। वैसा होता है संभवतः, ये जो मनुष्य का नेचर है गलती करना, ये गलती होता है। आप सही सही क्वेश्चंस को आप गलत करके चले आते हैं। तो आप ये तो तय मान लें कि अगर 150 क्वेश्चंस हैं तो 150 क्वेश्चंस अगर आपको 140 आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप 125 सही करेंगे, बाकी 15 आप गलत करके आएंगे। 15 जो आप जान रहे हैं वो भी क्वेश्चंस आप गलत करके आएंगे। ये मनुष्य की प्रकृति होती है, इसलिए इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। गलतियां होती है, इस तरह से क्वेश्चंस को थोड़ा सा उलट पलट दिया, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाता है। ठीक है, तो ये घबराने की बात नहीं है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए सही होगा। प्रैक्टिस ही आपकी गलती को कम करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा क्लीमेंट एटली। यानी कि भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय ब्रिटिश के यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे। इन्हीं की प्रधानमंत्री जो समय थे, इन्हीं के शासन में कह सकते हैं भारत आज़ाद हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा निम्न रूप में प्राप्त करती है। पृथ्वी सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती है, कौन रूप में? दृश्य प्रकाश, अवरक्त तथा ताप ऊर्जा, एक्स किरण, गामा किरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवरक्त और ताप ऊर्जा के रूप में पृथ्वी सूर्य से क्या प्राप्त करती है? प्रचुर मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करती है। ठीक है, एक है प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत की गई थी, किसके द्वारा की गई थी ये बताना है। क्वेश्चन ये है, संत ऑगस्टीन द्वारा, जॉन कैल्विन, मार्टिन लूथर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चंस पढ़े होंगे तो आप बता देंगे, ये मार्टिन लूथर के द्वारा शुरू की गई थी प्रोटेस्टेंट आंदोलन। ठीक है, फिर क्वेश्चन आगे देखेंगे, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है, पेरिफेरल्स, मेमोरी, स्टोरेज या फिर सीपीयू। सीपीयू इसका सही जवाब हो जाएगा। सीपीयू जिसे हम लोग सेंट्रल प्रोसेस यूनिट कहते हैं, कंप्यूटर के रूप में जानते हैं, इसमें इनपुट दिया जाता है, वो आउटपुट हमें देता है। तो इनपुट आउटपुट कौन देगा? सीपीयू देगा। ठीक है, इनपुट देंगे, आउटपुट देगा, इसे सेंट्रल प्रोसेस यूनिट या कंप्यूटर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? एक एक चीज़ों को समझ लेंगे यहाँ पे। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल या फिर महाधिवक्ता। तो देखिए, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है ये भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाएगा? ये भी आपको याद रखने हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। और फिर मुख्य न्यायाधीश को भी कौन? राष्ट्रपति ही शपथ दिलाएगा। यानी कि मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा और राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। ध्यान देना है, प्रधानमंत्री का शपथ राष्ट्रपति ही करवाएगा। अटॉर्नी जनरल और महाधिवक्ता तो ये राज्य में होता है, तो ये गवर्नर से संबंधित चीज़ें हो गई। गवर्नर इसकी नियुक्ति करता है। अटॉर्नी जनरल का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये सारी चीज़ों, प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखेंगे। टीटागढ़ किस उद्योग हेतु जाना जाता है? आसान है, कागज उद्योग, सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात उत्पादन, जूट उत्पादन। तो कागज उद्योग इसका सही जवाब हो जाएगा। टीटागढ़ कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे, क्वेश्चंस कहता है 19, मारमागांव बंदरगाह से मुख्यतः निर्यात किया जाता है। बहुत बार क्वेश्चंस ये पूछे गए, इसलिए एकदम इसे रट जाएं, ध्यान दे दें। मछलियाँ, वस्त्र, खाद्य सामग्री, अयस्क। हालांकि चारों चीज़ें निर्यात की जाती है, लेकिन यहाँ पे मुख्य निर्यात पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब अयस्क हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मारमागांव बंदरगाह से अयस्क का मुख्यतः निर्यात किया जाता है। चलिए, गवर्नर द्वारा जारी किया गया जो अध्यादेश होता है किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, विधानमंडल, विधानसभा या मुख्यमंत्री द्वारा? तो अध्यादेश कब जारी होता है? जब विधानमंडल या फिर कह सकते हैं
संसद, दोनों अगर कार्य में नहीं हो, ठीक है। कार्य कहने का मतलब है कि उस समय उसका बैठक नहीं चल रहा हो, तो वैसी स्थिति में अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अध्यादेश जैसे ही जारी होगा तो ये गवर्नर पूछ रहा है, तो गवर्नर विधानमंडल के द्वारा क्या होना चाहिए, मंजूर होना चाहिए। विधानमंडल राज्य में होता है और संसद कहाँ होता है, देश लेवल पे, ठीक है। याद रखना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को संसद बोला जाता है। याद रखना है, सदन संसद बोला जाता है। और वैसी स्थिति में वहाँ कौन करेगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर करेगा, ठीक है। तो अध्यादेश जो जारी किया जाता है गवर्नर के द्वारा, इसे विधानमंडल के द्वारा अध्यादेश को क्या किया जाएगा, पारित किया जाएगा। चलिए, इसे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है। ध्यान से देखें, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार का क्षेत्र, बिहार का क्षेत्र आप इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बिहार देखे, गंगा नदी उत्तर प्रदेश से घुसती है और यह कहाँ चली जाती है, ये पश्चिम बंगाल में जाके कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इधर पश्चिम बंगाल है, इधर नेपाल है, इधर क्या हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, इधर क्या हुआ, झारखंड हो गया। तो चारों आप देख सकते हैं, ये कहलाता है उत्तर बिहार, ये क्या कहलाएगा, उत्तर बिहार, और ये कहलाएगा दक्षिण बिहार, दक्षिण बिहार। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये गंगा नदी है, और ये किनारे किनारे जो 10 किलोमीटर का क्षेत्र होता है ये गंगा का क्षेत्र कहलाता है। हालांकि इसमें ढेर सारी नदियाँ आती हैं, ठीक है। ये ढेर सारी नदियाँ ऊपर से आती है, जैसे कोसी है, कमला है, ठीक है, ढेर सारी है, गंडक है, ये सारी नदियाँ गंगा में आके मिलती है। इधर से सोन नदी जाती है, ये भी जाके मिलती है। तो इन सारी फल्गु नदी, यार तो फल्गु नदी पहुंच नहीं पाती है, अब की बात हम कर रहे हैं। तो ये गंगा में जाकर गिरती है। अब यहाँ पे पूछा रहा है दक्षिणी भाग, तो दक्षिणी भाग ये है। अब यहाँ कहता है गंगा सोन दोआब, तो जाहिर सी बात है, हम सोन नदी यहाँ जाके मिलती है, सोन नदी यहाँ मिलती है, तो ये गंगा सोन दोआब कहलाता है, ये भी सही है। मगध का मैदान, ये मगध का मैदान इस एरिया को कहते हैं, ये भी सही है। अंग का मैदान, तो अंग का मैदान ये अंग कहलाता है, तो ये भी सही है। उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको बिहार का नक्शा, भारत का नक्शा करके आप देख सकते हैं। भारत का जो भी मानचित्र है, बिहार का जो भी मानचित्र है, मैप है, उसको आराम से पढ़िए, सारी चीज़ों को समझ लें। बहुत आसान है, अगर आप मानचित्र में पढ़ते हैं तो आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से समझ जाएंगे किसी भी चीज़ को, ठीक है। मानचित्र को जरूर पढ़ लें, बिहार और भारत का। बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में ढाल उत्तर से है, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, इनमें से कोई नहीं। अभी हमने फिर से हम एक चीज़ बताते हैं, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं बिहार, ये क्या है, ये गंगा है, ये दक्षिण, सॉरी दक्षिण नहीं, ये उत्तर हो गया, अभी हम तुरंत बताए थे, ये दक्षिण हो गया। इधर झारखंड है, ये यूपी है, ये नेपाल है, ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। अब यहाँ पूछ रहा है उत्तर पूर्वी भाग में ढाल उत्तर से, तो जाहिर सी बात है दक्षिण की तरफ है, किधर है, दक्षिण की तरफ है। और इधर से भी हालांकि है, इधर ऊंचा होता है। क्यों ऊंचा होता है, इसका भी सही जवाब आप देख सकते हैं। तो यहाँ छोटा नागपुर की जो पठार है, छोटा नागपुर पठार जो है, ये यहाँ पठार के कारण ये इस इधर से ढलाव है और ये इधर से ढलाव है, क्योंकि इधर तो नेपाल का एरिया, हिमालय का एरिया है, तो उधर से ढलाव है, इधर से भी ढलाव। तो बीच में जो ये गंगा का क्षेत्र है वो स्लोपिंग कहलाता है, तो ये कहला जाएगा, ये गंगा का मैदान है। तो इधर से क्या हो रहा है, क्या पूछ रहा है, उत्तर पूर्वी भाग में ढाल उत्तर से, तो उत्तर से किधर हो जाएगा, दक्षिण की तरफ, और दक्षिण से किधर हो जाएगा, उत्तर की तरफ ढलाव है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर से दक्षिण, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने में आसानी होगी अगर आप मैप को पढ़ते हैं तो। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम क्या था, तो ध्यान से देखना, अकबर शाह द्वितीय, अकबर शाह प्रथम, औरंगजेब, शाहजहां। इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर शाह द्वितीय।
अकबर शाह द्वितीय 1837 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। और यहाँ बहादुर शाह, ठीक है, राजा बनता है, मुगल शासक बनता है, मुगल शासक ही कहें, मुगल शासक बनता है, जो कि 1857 तक रहता है, 1857 ईस्वी तक रहता है। और इसे रंगून भेज दिया जाता है जहाँ इसकी मृत्यु होती है। बहादुर शाह जफर इसे कहा जाता है। 1837 में मुगल सम्राट बनता है। अकबर शाह द्वितीय का पुत्र था। चलिए, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य पूछा जा रहा है। जमाली, जोसूद, विपिन, प्रभास, ये तीनों नहीं होगा, जमाली इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि इनका दामाद था। कौन था? दामाद था, ठीक है, महावीर का ये दामाद था। अनुज्जा इसकी पुत्री थी। निम्नलिखित में ये किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, ब्राह्मणिर। आसान है, आप जानते होंगे, ये ब्राह्मणिर था। ब्राह्मणिर के द्वारा ही यह कहा गया था कि पृथ्वी सूर्य की क्या करती है? परिक्रमा करती है। ये बहुत पहले ही बता दिया गया था। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, बी.आर. अम्बेडकर है, जी.वी. मावलंकर है, हुकुम सिंह है, या फिर के.एस. हेगड़े है। चार ऑप्शंस में से आप देख सकते हैं, ये जी.वी. मावलंकर है, मावलंकर, ठीक है। तो प्रथम स्पीकर भी थे, ये भी ध्यान देना है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे, लोकसभा के प्रथम स्पीकर भी थे, या अध्यक्ष कह सकते हैं, स्पीकर थे, ठीक है। इसे भी आपको नोट करने हैं। और इन्हीं के खिलाफ सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था, तो इसको आपको नोट करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जी.वी. मावलंकर। आगे देखेंगे, क्वेश्चंस कहता है पेयजल में संख्या प्रदूषण सर्वाधिक है। चेन्नई में, कानपुर में, कोलकाता में, मुंबई में संख्या प्रदूषण होता है, ये कानपुर में सर्वाधिक है। कानपुर में ये जो प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, सर्वाधिक मात्रा में है। आगे देखेंगे 10 डिग्री चैनल पृथक करती है। आपको 2-3 चीज़ें याद रखने हैं, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, ये तीनों चीज़ों को हमने बताया है, आप इसे ध्यान में रख लें। अंडमान को निकोबार द्वीप से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है, अंडमान निकोबार को अलग अलग करता है 10 डिग्री। दक्षिणी अमेरिका का जो चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान है क्या कहलाता है? सेल्वा, पंपास, प्रेरी, या फिर स्टेपी। इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका का जो चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान है, चौड़ा है, तो ये पंपास कहलाता है, पंपास के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, अलास्का का है, हवाई का है, इटली का है, या फिर जापान का है। तो इसका सही जवाब बताएंगे, मौना लोआ जो है ये हवाई का है, हवाई का सक्रिय ज्वालामुखी है। आसान है, लेकिन इन सारे प्रश्नों को आपको देखना है एक एक करके। मृतक घाटी जानी जाती है इसकी अत्यधिक उष्णता के लिए, अत्यधिक ठंड के लिए, अत्यधिक गहराई के लिए, अत्यधिक लवणता के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा अत्यधिक लवणता के लिए। मृतक घाटी किस लिए जानी जाती है? अत्यधिक लवणता के लिए जानी जाती है। क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस आपके लिए नोट कर लें, या फिर पीडीएफ तो मिलेगा ही, पीडीएफ हम बहुत जल्द देंगे। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी, चंद्र के बीच का कोण होता है 45, 90, 180, 270 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का कोण होता है अर्धचंद्र में, ये 90 डिग्री। अगर सूर्य ग्रहण हो और एक कहलाता है चंद्र ग्रहण, इसे भी आपको याद रखने हैं। इसको क्या करने हैं? याद रखने हैं। सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या को, और चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा को। इसको भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब लगेगा तो उस समय जो कोण बनेगा 180 डिग्री का बनेगा, इसको भी आपको याद रखना है। सूर्य ग्रहण में भी 180 डिग्री, चंद्र ग्रहण में भी 180 डिग्री। बीज परीक्षण मूलतः किया जाता है, ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। बीज परीक्षण पूछा जा रहा है तो शुद्धता के लिए भी बीज परीक्षण किया जाता है, जमाव के लिए भी बीज परीक्षण किया जाता है, नमी की मात्रा देखने के लिए भी बीज परीक्षण किया जाता है। कहने का मतलब है उपरोक्त सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। बीज परीक्षण क्यों किया जाता है? ये तीनों उपरोक्त हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? मुल्ला सेठी, अबुल फजल, फैजी, अब्दुल कादिर बदायूनी। ये चारों ऑप्शन हैं आपके, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा रामायण का फारसी में अनुवाद किया गया था।
अब आगे देखेंगे 35 नंबर क्या कहता है, औरंगजेब ने किस वर्ष अपने पौत्र यानी कि पोता को, राजकुमार अजीम था, को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। तो औरंगजेब 65, 1695, 1705, 1702 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, औरंगजेब जो कि मुगल सम्राट का सबसे ताकतवर में अंतिम राजा था, इसके बाद गड़बड़ा गया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद मुगल सम्राट धीरे धीरे अवनति की ओर चला जाता है। ठीक है, अंततः खत्म हो जाता है 1858 ईस्वी में। 35 के बाद आगे देखेंगे 36 क्या कहता है, किस शहर को तुर्कों ने तुर्किश अर्जे बिहार कहा था? पटना, बोधगया, बिहार शरीफ, नालंदा। तुर्कों का यहाँ पे शासन था, तो ये था बिहार शरीफ, ये था बिहार शरीफ। इसे क्या कहा था? अर्जे बिहार। ध्यान से क्वेश्चंस को समझें, देखिए क्वेश्चंस कितना इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? अब बताना है 6ठी अनुसूची, तो बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा ये तो होगा नहीं। मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम देख लेंगे। उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड देखेंगे। नागालैंड, अरुणाचल, त्रिपुरा। तो भारतीय संविधान की जो 6ठी अनुसूची है, इनमें 3 राज्यों का वर्णन है जो कि जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। तो ये मेघालय हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा और मिजोरम हो जाएगा। ये तीनों राज्यों का जो कह सकते हैं अनुसूचित जनजाति का प्रशासन से संबंधित उल्लेख मिलता है इसमें। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, वे शरीर से स्थानांतरित होने वाली राशि ऊष्मा को विकसित कर देते हैं, वे पसीना सोख लेते हैं, आंखों को शीतलता प्रदान करते हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये परावर्तित करते हैं। ये क्या करता है? ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। तो इसका सही जवाब ये होगा। क्वेश्चन आगे देखेंगे, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होना चाहिए? 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 या फिर 10 डिग्री सेंटीग्रेड? इसका सही जवाब होना चाहिए ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड। रेफ्रिजरेटर में जो तापमान होना चाहिए कोई भी चीज़ों को संरक्षित रखने के लिए, वो 4 डिग्री सही तापमान है। वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर चुना गया था? उस समय ब्रिटिश शासन था। मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, सीआर दास। तो वो कौन राष्ट्रवादी नेता था? ध्यान से देखना है। 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष, केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष का स्पीकर चुना गया था, वो विट्ठल भाई पटेल था। कौन राजनेता था, कौन राष्ट्रवादी नेता था? वो विट्ठल भाई पटेल थे। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। ये स्थिति कब बनेगी देख लें एक करके। प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा नहीं होगा इसका सही जवाब। यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, हाँ, लोकसभा अगर इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, तो वैसी स्थिति में लोकसभा को हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसके लिए वोटिंग या फिर वहाँ प्रस्ताव लाया जा सकता है और उस प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है। सिर्फ लोकसभा की बात हो रही है, लोकसभा में ही, तभी इनको हटाया जा सकता है। चलिए 42 देखेंगे। 42 क्या कहता है? निम्नलिखित में किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासक की व्यवस्था दी थी? भारत सरकार अधिनियम 1909 ईस्वी में आया था। तो ये क्या दिया था हमें? पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया था मुस्लिमों के लिए। तो ये 1909 ईस्वी में आया था, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है इसे। ठीक है, उसी तरह से भारत सरकार अधिनियम 1919 में आया था, जो कि प्रांतों में द्वैत शासन लाया था। प्रांतों में, ठीक है, याद रखना है इस चीज को, प्रांतों में द्वैत शासन लाया था। द्वैत शासन लाया था। परत एक और चीज 1919 में आया था। 1919 ईस्वी में एक चीज और आया था, महिलाओं को सबसे पहले मत देने का अधिकार दिया गया था। महिलाओं को मत देने का अधिकार, मत का अधिकार, ठीक है, का अधिकार मिला था। किसमें? ये 1919 में। और इसे क्या बोला जाए? चैम्सफोर्ड बोला जाता है। ठीक है, 1919। भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें सबसे पहले संघीय शासक की व्यवस्था दी थी, यानी कि संघों में द्वैत शासन लागू करने की अनुमति दी थी। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा सी। एक एक चीज़ों को आपको नोट करते जाने हैं। बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम बिहार में किस तिथि से लागू किया गया?
हालांकि आ गया था 1961 ईस्वी में। ये जो अधिनियम आया था ये 1961 ईस्वी में ही आया था, लेकिन इसे लागू किया गया था, ध्यान से देख लें, 17 फरवरी 1962, 2 अक्टूबर 1962, 14 नवंबर 19 या 2 जनवरी 1963। तो ये 2 अक्टूबर 1962 ईस्वी को लागू किया गया था। ठीक है, याद रखना है चीज़ को। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 44 नंबर क्या कहता है? 44 कहता है किस पेशवा को पेशवा के इतिहास में नाना साहेब की तरह जाना जाता है? नाना साहेब की तरह जाना जाता है। ध्यान देना, नाना साहब एक अलग हैं जो कि कानपुर से संबंधित हैं, लेकिन ये नाना साहेब की चर्चा पेशवा में किया जा रहा है, नाना साहेब की तरह। तो बाजीराव प्रथम नहीं होगा, बालाजी बाजीराव ही हैं ये। बालाजी बाजीराव पेशवा के इतिहास में नाना साहेब की तरह जाना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियम हुआ था, आया था, ये बताना है। 1952, 24, 1871, 1911। तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो आया था ये 1871 में आया था, 1871 में। अब आगे देखेंगे 46, निम्नलिखित को सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, ये 1793 ईस्वी, ये तो सही है आपका। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली, ये 1799, ये भी आपका सही है। सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध, ये गलत है, सर जॉन शोर नहीं होगा, ये सही है, ये सही है। सर जॉन शोर का जो कार्य जब दिया है 1793 से लेके 98 तक है, और ये आप आंग्ल नेपाल युद्ध जो देख रहे हैं ये 1814 से 16 के मध्य है। तो जाहिर सी बात है ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सर जॉन शोर इसका सही जवाब हो जाएगा। सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है तो ये सुमेलित नहीं है। बाकी लॉर्ड हेस्टिंग्स जो कि गवर्नर जनरल था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय, और ये हुआ था 1816-17 के आसपास। ठीक है, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये होगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स ही ये सही तो है, लेकिन सर जॉन शोर का जो कार्य अवधि है ये 1793 से 98 है, और आंग्ल नेपाल युद्ध जो आप देख रहे हैं ये है 1814 से 1816, जो कि आंग्ल नेपाल युद्ध ये भी लॉर्ड हेस्टिंग्स से ही संबंधित होगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ने हैं, बहुत आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट है। किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है ये बताना है। गारो है, खासी है, जयंतिया है, मिजो, ये चारों पहाड़ी है जो कि पूर्वोत्तर राज्यों में पाई जाती है, और सर्वाधिक वर्षा की बात की जा रही है तो ये खासी हो जाएगा। खासी जो पहाड़ी है, हालांकि सभी पहाड़ियों पे खूब वर्षा होती है। ठीक है, खासी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत का योजना आयोग है एक, राजनीतिक संस्था नहीं है, गैर राजनीतिक संस्था है, अर्ध राजनीतिक संस्था है, वैधानिक संस्था भी नहीं है, अर्ध राजनीतिक भी नहीं है, गैर राजनीतिक संस्था है, ये आपका सही होना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। भारत का योजना है, हालांकि योजना आयोग को समाप्त किया गया है, बार बार ये क्वेश्चंस बोल रहे हैं लेकिन क्वेश्चंस अराइज होते हैं। चलिए 49, वह कौन सा विधेयक है जो 1314 में, ध्यान से देखना है इस सन को, 1314 में अंतिम क्षणों में भारत की संसद के समक्ष से वापस ले लिया गया। ध्यान से देख लें। सूचना का अधिकार संबंधी विधेयक की तो पारित हो चुका है। दागी विधायकों से संबंधित विधेयक, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। दागी विधायकों से संबंधित जो विधेयक लाया गया था 1314 में, अंतिम क्षणों में इसे वापस लिया गया, तो ये आपको याद रखने हैं। 50 देखेंगे। सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह हाल ही में निम्न में कौन सा बन गया है? सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह हाल ही में निम्न में कौन सा बन गया है? बृहस्पति है, शनि है, मंगल है, शुक्र है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पहले तो बृहस्पति था लेकिन बाद में ये शनि ने ये स्थान ले लिया है। तो आज का ये 50 प्रश्न आप लोगों ने देखा, कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं। बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, कहने का मतलब है कमेंट कर रहे थे, रिक्वेस्ट हम करते हैं, आप मत कीजिए, कमेंट कर रहे थे कि पॉलिटी से संबंधित प्रश्न लाने के लिए। हालांकि ये जो पूरा आप सेट देखते हैं इसमें पॉलिटी भी होता है, हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों होता है, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों होता है। उसके बाद साइंस के प्रश्न होते हैं, पॉलिटी के भी प्रश्न उठाए जाते हैं, विविध के प्रश्न होते हैं, करंट के भी प्रश्न अब डालने लगे हैं धीरे धीरे। तो ये सारा जो सेट आप देख रहे हैं एकदम भरपूर है, आपका जीएस पूरा पक्का इस तरह से आपका बन जाएगा, आप टेंशन ना लें। और रही बात पॉलिटी की या फिर हिस्ट्री की, तो पॉलिटी हम जो है पॉलिटी का हम करवा देंगे एक अलग से लेक्चर की तरह। ठीक है, तो क्वेश्चंस उसमें नहीं होंगे, पहले आप उसको हम लेक्चर की तरह बता देंगे, उसके बाद उसका क्वेश्चंस हम लोग लाएंगे। ठीक है, तो अभी आने दीजिए, डेट
परीक्षा का अभी जैसे चल रहा है चलने दीजिए। परीक्षा का डेट जैसे ही निर्धारित होगा इसको फोड़ने के लिए हम आपके सपोर्ट में रहेंगे। जिस तरह के क्लास होगा हम आपके समक्ष प्रस्तुत रहेंगे, ठीक है। तो एक फिर से गुजारिश है कि ज़रूर से ज़रूर एक शेयर करें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। धन्यवाद।